अब हम आपको एक ऐसे पड़ोसी देश के बारे में बताना चाहते हैं जिस पर इस समय शायद किसी का ध्यान नहीं, लेकिन इस देश को इस समय मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस देश का नाम है नेपाल। और हम जानते हैं नेपाल में बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, जी न्यूज के बहुत दर्शक हैं नेपाल में, और नेपाल भी हमारे लिए एक परिवार की तरह ही है। नेपाल में कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ब्रिटेन के एक अखबार में लेख लिखकर पूरी दुनिया से नेपाल के लिए मदद मांगी है। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री अखबार में ये लिख रहे हैं कि दुनिया को इस समय नेपाल की मदद करनी चाहिए, तो नेपाल में स्थिति कितनी गंभीर होगी। इसलिए आज हम नेपाल की बात करना चाहते हैं, नेपाल के लोगों की बात करना चाहते हैं, और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमें नेपाल के लोगों की चिंता है और इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने नेपाल के इस परिवार के साथ, नेपाल के लोगों के साथ खड़े हैं। और हम इतना तो कर ही सकते हैं कि पूरी दुनिया को आपकी स्थिति से अवगत करा सकते हैं और पूरी दुनिया से ये अपील कर सकते हैं कि वो नेपाल की मदद करें और नेपाल के लोगों की मदद करें। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के एक अखबार के जरिए दुनिया से मदद क्यों मांगनी पड़ी। इसका जवाब है कि नेपाल में कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत गंभीर हैं। नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली की कुल आबादी से के आसपास ही है। लेकिन समस्या यह है कि जहां 1 महीने पहले तक नेपाल में प्रतिदिन 100 नए कोरोना संक्रमित केस मिल रहे थे, वो ये आंकड़ा अब प्रतिदिन 10,000 के करीब पहुंच गया। सोचिए, 3 करोड़ की आबादी में 10,000 केस रोज आ रहे हैं और 1 महीने में संक्रमण का स्ट्राइक रेट 1200% तक बढ़ गया है। केपी शर्मा ओली अखबार में लिखते हैं कि नेपाल संक्रमण की इस रफ्तार से घबराया हुआ है और उनके देश को दुनिया से तत्काल मदद की जरूरत है। अगर भारत और नेपाल की तुलना करें तो इस समय नेपाल से ज्यादा संक्रमण अकेले दिल्ली शहर में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल में भी डर का माहौल है और इस डर की अपनी वजहें हैं। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। पूरे नेपाल में 3 करोड़ लोगों पर सिर्फ 1595 आईसीयू बेड्स हैं, यानी सिर्फ 1600 आईसीयू बेड्स हैं। इस हिसाब से 19,000 लोगों पर एक आईसीयू बेड है। इसी तरह पूरे देश में केवल 480 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, यानी नेपाल में 62,000 लोगों पर प्रत्येक 62,000 लोगों पर औसत एक वेंटिलेटर है। नेपाल में डॉक्टर्स की भी काफी कमी है। नेपाल में 1 लाख लोगों पर 0.7 डॉक्टर है, यानी एक डॉक्टर से भी कम है 1 लाख लोगों पर। 1 लाख लोगों पर एक से भी कम डॉक्टर, और यह डेटा वर्ल्ड बैंक का है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से लेकर बता रहे हैं। नेपाल के 77 में से 22 जिलों में अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, और ये वो जिले हैं जहां संक्रमण अगर तेजी से फैला तो लोगों को अस्पतालों में इलाज ही नहीं मिल पाएगा और हजारों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ देंगे। और फिलहाल इस तरह की स्थितियां वहां पर बनने लगी हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसानों को पहुंचने में 5000 वर्ष लग गए थे। वर्ष 1953 में पहली बार मशहूर पर्वतारोही एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन कोरोना वायरस ने यह कामयाबी सिर्फ 1 साल में ही हासिल कर ली है। और आप जानते हैं कि अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में कुल 17 लोग संक्रमित हुए हैं, यानी ये जो संक्रमण है कोरोना वायरस का, ये माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया है। आपको याद होगा, मैं कुछ महीनों पहले मैं वहां गया था माउंट एवरेस्ट तक, और हमने आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाई थी। अब ये कोरोना वायरस वहां तक पहुंच गया है। संक्रमण से अपने लोगों को बचाने के लिए नेपाल के पास मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, और ऐसे में इस संकट को टालने के लिए उसके पास एक ही विकल्प बचता है, और वो है वैक्सीन का। लेकिन दुर्भाग्यवश नेपाल के पास अपनी कोई वैक्सीन नहीं है। नेपाल वैक्सीन के लिए अपने 2 पड़ोसियों पर निर्भर है। एक पड़ोसी है भारत और दूसरा है चीन। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने नेपाल को 10 लाख डोज भेजी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी और इससे नेपाल में टीकाकरण अभियान रुक गया है। नेपाल में अब तक सिर्फ 7.2% लोगों को ही वैक्सीन की 1 डोज लगी है, और इन लोगों को दूसरी डोज लगाने के लिए भी अब नेपाल के पास वैक्सीन नहीं बची है। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वैक्सीन के लिए दुनिया से मदद मांगी है।
तो नेपाल की ये पूरी स्थिति आपके सामने है। आप समझ गए होंगे कि क्यों वहां के प्रधानमंत्री को दुनिया से मदद मांगने के लिए अखबार का सहारा लेना पड़ा। यहां एक बात और भी है कि नेपाल में इस समय राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। पिछले दिनों केपी शर्मा ओली नेपाल की संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, बहुमत उन्होंने खो दिया है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल के बीच कोरोना का संकट गहराया हुआ है। यानी नेपाल में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके पास बहुमत नहीं है, फैसले लेने का पूरा अधिकार उसके पास नहीं है। यह सबसे खराब समय है किसी भी अस्थिर सरकार के लिए। किसी भी देश में ऐसे समय में अगर कोई अस्थिर सरकार हो तो फिर उस देश की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, और नेपाल में भी इस समय यही हो रहा है। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि चीन ने नेपाल के इस संकट में अपने लिए एक शानदार मौका तलाश लिया है। भारत इस समय खुद कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है और भारत के पास खुद के लिए वैक्सीन नहीं है, तो नेपाल की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में चीन इसे नेपाल पर अपना प्रभुत्व कायम करने के मौके की तरह अभी देख रहा है। और हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था, जैसे ही भारत ने अपनी वैक्सीन मैत्री बंद की, भारत अपने संघर्षों में उलझा, उन तमाम देशों को जहां भारत मदद भेज रहा था, अब तुरंत चीन ने इस मौके का फायदा उठाया है और चीन उन तमाम देशों को वैक्सीन पहले तो एक गिफ्ट के तौर पर भेज रहा है, मदद के तौर पर, इसके बाद अब बेच भी रहा है। और इन तमाम देशों को अब चीन मदद कर रहा है ताकि उन देशों से, उन इलाकों से वो भारत के जो संबंध हैं उन्हें काट सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.